नमस्कार। देखिए, अब तक हमने ऋग्वेद में जिन देवताओं की बात की, जैसे इंद्र या अग्नि, वो सब क्या थे? वो प्रकृति की जबरदस्त ताकतों के प्रतीक थे। तूफान, बिजली, आग। लेकिन आज ना, कहानी थोड़ी अलग है। आज हम किसी योद्धा या किसी प्राकृतिक शक्ति से आगे बढ़कर एक ज्यादा गहरे, एक फिलोसॉफिकल आइडिया की तरफ जा रहे हैं। और इसके प्रतीक हैं वरुण, यानी ब्रह्मांड के नियमों के रक्षक। और यहीं से उठता है आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल। क्या फिजिक्स के जो मॉडर्न नियम हैं, जिन्हें हम लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं, उनकी जड़ें हजारों साल पुराने इन वैदिक मंत्रों में छिपी हुई हैं? तो चलिए इस पड़ताल के सफर पर निकलते हैं। हम 3 बड़े सवालों की तह तक जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी ऋत आखिर है क्या। फिर हम जल चक्र के रहस्य को खंगालेंगे और आखिर में उस सबसे विवादित सवाल का विश्लेषण करेंगे कि क्या वैदिक ऋषियों को पृथ्वी के आकार के बारे में सच में पता था। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी जांच के पहले हिस्से से। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये वरुण देवता से जुड़ा है। अब वरुण इंद्र की तरह कोई एक्शन हीरो नहीं है, बल्कि एक शांत, एक गंभीर जज की तरह है जो सब कुछ देख रहे हैं। जरा ऋग्वेद के इस श्लोक पर गौर कीजिए। यहाँ वरुण को एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर दिखाया गया है, जो ब्रह्मांड के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये बस एक कविता नहीं लगती है ना, ये ऐसा है जैसे कोई एक पैटर्न को, एक व्यवस्था को पहचान रहा हो। और इस पूरी सोच की चाबी है ये एक शब्द, ऋत। अब ये ऋत क्या है? इसका मतलब है ब्रह्मांड का नियम या कॉस्मिक ऑर्डर। मतलब ये वो अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को अपनी जगह पर रखती है और सही तरीके से चलाती है। ये किसी भगवान का हुक्म नहीं है, बल्कि सिस्टम का अपना अंदरूनी नियम है। और जानते हैं, जब हम ऋत की तुलना आज के लॉज ऑफ फिजिक्स से करते हैं, तो जो समानताएं दिखती हैं वो हैरान कर देती हैं। दोनों ही अव्यक्तिक हैं, सार्वभौमिक हैं और अटल हैं। सोचिए, उस जमाने में जब हर घटना को देवताओं की मर्जी माना जाता था, तब ये कहना कि एक अदृश्य सिस्टम सब कुछ चला रहा है, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। ये एक तरह से जादू को विज्ञान से बदलने की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम था। चलिए, अब अपनी पड़ताल के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये एक ज्यादा ठोस, एक ज्यादा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। ये सवाल वैदिक ऋषियों ने पूछा था, और सच कहूं तो ये सवाल पूछना ही अपने आप में वैज्ञानिक सोच का सबसे बड़ा सबूत है। ये पूछना कि ऐसा क्यों होता है, यहीं से तो विज्ञान की शुरुआत होती है ना। और कमाल की बात यह है कि ऐसा लगता है उन्होंने इसका जवाब भी खोज लिया था, जिसे आज हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह के कॉस्मिक बैलेंस के रूप में समझा। मतलब जितना पानी नदियों से समुद्र में आता है, सूरज लगभग उतना ही पानी भाप बनाकर वापस खींच लेता है। एक परफेक्ट साइकिल। लेकिन रुकिए, उनकी समझ सिर्फ भाप बनने तक ही नहीं थी। उन्होंने ये भी गौर किया कि नदियां हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों बहती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती। हो सकता है उन्हें न्यूटन का फॉर्मूला न पता हो, लेकिन उन्हें ये जरूर पता था कि कोई तो शक्ति है जो पानी को हमेशा नीचे की ओर खींचती है। ये ऑब्जर्वेशन पर आधारित विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो अब आते हैं अपनी पड़ताल के तीसरे और शायद सबसे ज्यादा विवादित सवाल पर, पृथ्वी के आकार को लेकर जो बहस है उस पर। ये पंक्ति देवता सविता के बारे में है और सारी बहस इसी एक लाइन से शुरू होती है, लोगों को घुमाता हुआ। कुछ जानकार मानते हैं कि ये पृथ्वी के घूमने यानी उसके रोटेशन का सीधा सीधा सबूत है। अब यह आइडिया सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा रुकना होगा और जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक अकेली लाइन के आधार पर इतना बड़ा दावा करना ठीक नहीं। तो विद्वान इस मामले में इतना सतर्क क्यों है? पहली बात, ऋग्वेद में ही पृथ्वी के लिए उर्वी या विस्तृत जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो एक चपटी सतह की ओर इशारा करते हैं। गोल शब्द तो मिलता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई गणितीय सबूत नहीं है। इसलिए ज्यादा संभावना इसी बात की है कि ये वर्णन वैज्ञानिक तथ्य के बजाय एक काव्यात्मक अंदाज में किया गया था। तो फिर इस पूरी जांच पड़ताल के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं? चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल स्कोर कार्ड। देखिए, ऋत की जो अवधारणा है वो यकीनन एक जबरदस्त वैचारिक छलांग थी। तो यहाँ एक सॉलिड टिक। जल चक्र की समझ एक बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ पर भी एक बड़ा टिक। लेकिन जब बात पृथ्वी के गोल और घूमने की आती है, तो सबूत थोड़े धुंधले और काव्यात्मक हैं। इसलिए हम यहाँ एक सवालिया निशान लगाएंगे।
और अब जाते जाते एक सवाल। आज हमने देखा कि वैदिक ऋषि अपने आसपास की दुनिया के कितने पैने ऑब्जर्वर थे। जरा सोचिए, अगर वो प्रकृति को इतनी बारीकी से देख रहे थे तो वो अपने समाज को कैसे देख रहे होंगे? क्या हमें इन्हीं मंत्रों में उस समय के सामाजिक ताने बाने या शायद वैदिक काल की महिला वैज्ञानिकों के बारे में भी कोई सुराग मिल सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।